स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरिधि किलोर। CAPF मतलब कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। दे विल बी हायरिंग फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल, BSF, CISF। अब इस एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अंदर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू बेसिकली कंप्लीट दैट सिलेबस। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का, 2 बुक से कंप्लीट किया जा सकता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज द ओल्ड NCERT, जिसका नाम है RS शर्मा, जिसके लेखक का नाम है RS शर्मा। ये 11th क्लास की NCERT है। एंड द न्यू NCERT जो कि 6th क्लास की NCERT होती है। न्यू वन इज द 6th क्लास NCERT। अगर हम ये दोनों की दोनों NCERT को होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली कर लें और थोड़े से MCQ प्रैक्टिस कर लें तो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम के अंदर जो भी एंशिएंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएगा वी शैल बी एबल टू इजीली टैकल देम। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज के द्वारा हम एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एंड इन दोनों के दोनों बुक के अंदर का जो भी कंटेंट है उसको फॉलो करेंगे। सो इफ यू फॉलो दिस सीरीज होलिस्टिकली और ये वाली बुक को फॉलो करते रहे, मतलब पढ़ने के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए और इसके पीछे दिए गए जो सारे क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर ले, सो आपका ये सेक्शन ऑफ द एग्जाम वुड बी कंप्लीटली डन। आपके पास मैं तो एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूं CAPF एग्जाम्स के लिए। जो बच्चे जानते हैं कि CAPF एग्जाम में क्या क्या होता है वो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि CAPF एग्जाम UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है असिस्टेंट कमांडेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। नाउ दिस एग्जाम हैज 3 राउंड्स। इस 3 राउंड्स में जो सबसे पहला है फर्स्ट राउंड, उसको कहते हैं प्रीलिम्स, मतलब कि पहला प्रीलिम्स का एग्जाम है और इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर 1 बेस्ड ऑन जनरल एबिलिटी एंड द इंटेलिजेंस, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम डे पे बच्चे को पेपर 2 जनरल स्टडीज, एस्से और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना पड़ता है। लेकिन जो ये पेपर 2 है ये तभी चेक किया जाता है जब ये पेपर 1 आप क्वालिफाई कर ले, मतलब कि इसमें कट ऑफ से ऊपर हो। और ये जो पेपर 1 है इसका सिलेबस करना कंप्लीटली बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी सिलेबस के अंदर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आती है और ये वही सीरीज इसको कंप्लीट कराएगी। जस्ट टू बी अगेन फिर दोबारा से कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी का जो ये पेपर 1 है ये 2 घंटे का होता है और 250 नंबर का पेपर होता है। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 125 क्वेश्चंस आते हैं और इन 125 क्वेश्चंस में से लास्ट के हम क्वेश्चन पेपर्स का जब एनालिसिस करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मिलाकर आता है। और हमारा पर्पस इसी पेपर को पहले टैकल करना है क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। इफ वी आर अनेबल टू क्वालिफाई दिस तो हमारा पेपर 2 बेसिकली चेक भी नहीं किया जाता है। इसीलिए ये मैं आपको एक बार थोड़ी सी जो पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जाम के क्वेश्चंस की भाई हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तीनों के तीनों पार्ट को मिला के 22 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार आर्ट एंड कल्चर के भी जो क्वेश्चंस है वो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से ओवरलैप करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देना चाहता हूं कि दिस इज द बुक, ये NCERT की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है RS शर्मा, जिसके द्वारा राम शरण शर्मा, इस किताब को हम इसी किताब को फॉलो करेंगे। फॉलो करने से पहले हम आपको एक बार मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस या इंडेक्स दिखा देता हूं, कंटेंट्स। इस किताब में इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, द ज्योग्राफिकल सेटिंग, ये दिया हुआ है। और फिर हमारा जो इतिहास है बेसिकली प्राचीन इतिहास, स्टोन एज से स्टार्ट होता है, द ओल्ड स्टोन एज, पेलियोलिथिक एज, द लेट स्टोन एज और द न्यू स्टोन एज एंड द चालकोलिथिक सेटलमेंट एंड ऑल। आज हम ये तीनों के पहले पांचों चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो ये पहले 3 हैं वो सरल हैं, सिंपल है, उनको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उसके अंदर एक बेसिक थ्योरी दी हुई है। असली में जो हिस्ट्री है एंशिएंट इंडिया वो चैप्टर नंबर 4 यानी कि स्टोन एज से स्टार्ट होती है। सो विल बी फोकसिंग ऑन द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नंबर 5 यानी कि स्टोन कॉपर फेस, चालकोलिथिक एज जिसको कहते हैं। सो विदाउट मच डिले लेट्स एक्चुअली बिगिन व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए विच यू माइट एक्चुअली नीड तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल कर दूंगा मैं। आई सेंड द PDF एंड द PPTs विच आई एम यूजिंग। जो आपको कंटेंट की जरूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है मुझसे कॉन्टैक्ट करने की तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर DM भी कर सकते हैं फॉर योर CAPF क्वेश्चंस। अब देखो सरलता से बिल्कुल जल्दी से शुरुआत करते हैं। इन हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर सबसे पहले हिस्ट्री देखो।
हिस्ट्री जस्ट मीन्स इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब हिस्टोरिया होता है। लाइक ग्रीक एक पुरानी ओल्ड लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज से बड़े सारे से इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं डिराइव होते हैं। हिस्टोरिया का मतलब इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि इतिहास एक ऐसी इतिहास या हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो अपने पास्ट को स्टडी करता है बाय इन्वेस्टिगेटिंग, बाय इंक्वायरी, और अलग अलग तरीके हैं जिनसे वो इंक्वायरी करता है। हिस्ट्री इज बेसिकली, हम जनरली जब भी बात करते हैं हिस्ट्री या जो पास्ट है वो एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज किया जाता है। जितने भी पास्ट इवेंट हैं, जो भी डिस्कवरी हुई हैं, आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम इस समय 2023 में हैं तो इसके पीछे जो भी है उसको बेसिकली हिस्ट्री कहा जा सकता है। और अलग अलग रिसोर्सेज है हमारे पास। अगर हम 10 करोड़ साल पहले की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो उसको अलग तरीके से स्टडी करना पड़ता है, और 1000 करोड़ की और अलग तरीके से, 1000 करोड़ तो होगा भी नहीं, 400 करोड़ पुरानी है दुनिया, बट लेकिन 1000 साल पुरानी हिस्ट्री को अलग तरीके से डिस्कस करना पड़ता है। अब ह्यूमन हिस्ट्री जियोलॉजिकल हिस्ट्री से थोड़ी सी अलग है। उसको हम एक बार थोड़ा सा स्टडी करते हैं 3 वर्ड्स को। द फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री, सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री उस चीज को कहा जाता है जब वो वाले इवेंट्स जहां पर राइटिंग की इन्वेंशन ही नहीं हुई थी, मतलब कि उस समय ह्यूमन बींग्स जो थे किसी भी प्रकार का रिटन रिकॉर्ड नहीं छोड़ के गए हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम कुछ लिख सकते थे या कुछ किसी चीज को रिकॉर्ड किया जा सकता था। तो बिफोर द राइटिंग बिगेन उस सारी की सारी चीज को कहा जाता है प्री हिस्ट्री। नाउ राइटिंग अप्रोक्सीमेटली आज से 3500 से 4000 साल पहले के करीब इन्वेंट की गई है। तो यानी कि अगर हम 2000 बीसी से पहले के बारे में बात करें तो उस सारे के सारे इतिहास को प्री हिस्ट्री कहा जाएगा। प्री हिस्ट्री मतलब कि इतिहास के बिगिनिंग से पहले की इतिहास, हिस्ट्री बिगिन भी नहीं हुआ है। जनरली हिस्ट्री बिगिन होती है जब हमने राइटिंग और रीडिंग सीख लिया था। तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि उस समय ह्यूमन सिविलाइजेशंस एंड सोसाइटी कुछ ना कुछ चीजें लिख के क्ले टैबलेट फॉर्म्स के अंदर छोड़ के गए हैं। तो उसका मतलब क्या है, इतिहास अगर स्टार्ट हुआ है तो अप्रोक्सीमेटली 4000 साल पहले। और प्री हिस्ट्री यानी कि लिखने की कला से पहले जो भी हिस्ट्री का जो पार्ट हुआ उसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है। और इनके बीच का ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि देयर वर हमारी जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमंस की जो सोसाइटी है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग समय डेवलप हुई है। तो जैसे कि मिस्र में यानी कि इजिप्ट में राइटिंग हो सकता है कि 3000 साल पहले स्टार्ट हो गई हो, या 4000 या 5000, और उसी के बाद फिर चाइना में जो राइटिंग है वो बेसिकली 3500 या 2500। सो देयर हैज बीन अ डिफरेंस ऑफ 1000 to 2000 ईयर्स जब हमें अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में राइटिंग के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो जो ये ट्रांजिशनल फेस है जहां पे राइटिंग से नॉन राइटिंग से ह्यूमैनिटी की जो सिविलाइजेशन है वो राइटिंग पे पहुंची थी, उस चीज को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री, ए पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। द स्क्रिप्ट राइटिंग हैज बीन फाउंड बट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड, मतलब कि जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा और जो मोहनजोदारो की सिविलाइजेशन है, वहां पे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन उन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को हम आज तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। देयर आर सम एंशिएंट सिविलाइजेशंस जिनकी जो स्क्रिप्ट मिली उनको आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइफर कर कर ये पता कर पाए हैं कि व्हाट डज इट से, उसका मीनिंग क्या था। परंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी भी डिसाइफर नहीं हो पाई है, एंड वी डू नॉट नो कि उन्होंने क्या लिखा हुआ था। तो ऐसे कुछ पीरियड को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। अब सबसे ज्यादा जो जरूरी आज का जो चीजें समझना है उसको देखते हैं। देखिए, ह्यूमन जो हिस्ट्री है वो प्राइमरली है टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री। एक छोटा सा मतलब एक हम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंड अगर हम करें तो आज से लेट्स से कि हम 5 लाख साल पहले चले जाते हैं, राइट, 5 लाख ईयर्स पहले, तो हमारे पास किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जो ह्यूमंस थे वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली स्टोन के टूल यूज किया करते थे, राइट। अब जो ये एरिया था, जो ये समय था 5000 साल से लेके अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल तक काउंट कर लेते हैं। इस समय में ह्यूमैनिटी की जो हिस्ट्री है उसमें वो सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल्स यूज कर रहा था, मतलब कि उसके पास टेक्नोलॉजी इतनी ही थी कि आजू बाजू जो पत्थर वत्थर मिलते थे उनको यूज करके कुछ टूल्स बना सकता था। इसीलिए इस पूरे समय को कहा जाता है स्टोन एज। फिर कहीं पर हमारे बीच में टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और हमारे पास कैपेबिलिटी आ गई मेटल को मेल्ट करने की, जहां पर बेसिकली 7000 साल पहले 7000 ईयर्स अगो या फिर 5000 ईयर्स अगो 5000 बीसी में अगर हम बात करें 5000 बीसी से 7000 बीसी में ऑल अराउंड द वर्ल्ड ह्यूमंस डेवलप्ड अ वे टू मेल्ट द मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेचर। तो यहां पे हम पहले कॉपर को यूज करने लग गए, फिर कॉपर में टिन मिला के उसको ब्रॉन्ज बना दिया और उसके बाद आयरन यूज करने लग गए। जितने ज्यादा हमारे पास पावरफुल टूल्स आएंगे उतनी ज्यादा पावरफुल सिविलाइजेशन बन जाएगी।
कॉपर, अच्छा आप इसमें एक लॉजिक देखिएगा कि हमारे पास जब ये 7000 BC में आग की भट्टी का जब आविष्कार होता है तो व्हाट वी डू इज दैट कि कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है सिर्फ और सिर्फ 1000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कुछ हजार सालों के बाद एक्चुअली में ब्रॉन्ज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1200 डिग्री सेल्सियस और आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1500 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी की स्टेपिंग है, एवोल्यूशन है, ये दिखाती है कि हम कैसे कंट्रोल कर पाए थे टेक्नोलॉजी को। दिस इज वाई लॉजिकली कॉपर एज के बाद ब्रॉन्ज आता है, ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आती है, एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। आज का हमारा फोकस है स्टोन एज, यानी कि हमें पूरी की पूरी प्री हिस्ट्री पढ़नी है आज, प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री में ध्यान से रखेंगे स्टोन एज के ऊपर। अब स्टोन एज हिस्ट्री का सबसे लंबा पार्ट है, लेकिन हमारे पास इसका सबसे कम एविडेंस अवेलेबल है, क्योंकि ये स्टार्ट अप्रोक्सीमेटली 5 लाख साल पहले हो जाती है और 5 लाख से 10,000 साल पहले तक इसको कहा जाता है स्टोन एज, लाइक 5000 टू 10,000 ईयर्स, 10,000 BC, 5 लाख से 10,000 BC तक का ईयर ओल्ड स्टोन एज। फिर 10,000 से 6,000 तक उसको कहते हैं लेट स्टोन एज, और फिर 6,000 से 1000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट एरा तक, बेसिकली न्यू स्टोन एज। तो इसको अगर हम बेसिकली डाल के एक बार यहाँ पे अपना थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो ये जो 5 लाख साल पहले ह्यूमंस रहते थे, यहां से 10,000 साल तक, 10,000 BC तक, इसको ओल्ड स्टोन एज कह रहे हैं। क्या रीजन है ओल्ड स्टोन एज? कि यहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ही रूडिमेंटरी है। ह्यूमंस को स्टोन्स, पत्थरों को भी मैनिपुलेट करना नहीं आता है। उन्हें नेचर में जैसे पत्थर, कोई नुकीले पत्थर मिल जाते हैं, उसी का वो टूल बनाकर यूज कर लेते हैं। बट फिर ये 10,000 से लेके 6,000 तक, 6,000 BC तक, इसको कहते हैं मिडिल स्टोन एज। यहां पर कुछ कुछ एबिलिटीज आ गई हैं और हम पत्थरों को तोड़ के बेहतर हथियार बनाने लग गए हैं। एंड देन ये 6,000 से लेके 1000 BC तक यहां पे हमारे पास और ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, एंड वी आर एबल टू मेक गुड क्वालिटी टूल्स फ्रॉम द लेट स्टोन एज। अब एक बात मैं बताता हूं कि किताबों में जब भी आप पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री, ये जो समय है ये कभी कभी अलग होगा। देखिए जो 10,000 BC से 6,000 BC तक मैं मिडिल स्टोन एज कह रहा हूं, कई जगह पर इतिहास में, सिविलाइजेशन में, कई जगह पर यहां पर कॉपर का भी यूज स्टार्ट हो जाता है। ये जो न्यू स्टोन एज है, कई जगह पर यहां पर ब्रॉन्ज का भी एज काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट वाटर टाइट नहीं है, बल्कि एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैप करेगी। एंड देन स्टोन एज के बाद एक ऐसा समय था जब हम स्टोन के टूल्स भी यूज कर रहे थे और हम थोड़ा थोड़ा सा मेटल भी यूज करने लग गए थे, यानी कि कॉपर। तो उसको कहते हैं चाल्कोलिथिक एज। रीजन बीइंग स्टोन और कॉपर एज, है ना, क्योंकि स्टोन भी साथ साथ यूज हो रहा है और उसके बाद कॉपर भी साथ साथ यूज हो रहा है। इसके बाद ब्रॉन्ज एज, अब कॉपर से ज्यादा बेहतर, ज्यादा क्वालिटी वाला मेटल यूज कर रहे हैं। और उसके बाद होता है आयरन एज, वो सबसे ज्यादा बेहतर मेटल था, विच गेव अस द पावर टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड टू फाइट वॉर्स बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिविलाइजेशंस और डिफरेंट ट्राइब्स, जिसकी वजह से हम पहले सिटीज को क्रिएट कर पाए थे। आई होप ये हमने बेसिकली थोड़ा सा क्लियर कर दिया। एक बार इसको फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर आज के चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज दैट कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सरल चीज है इतिहास में, इतिहास को कुछ तरीके से डिवाइड करना। देखिए आइए बताते हैं। ठीक है, इतिहास को डिवाइड करना बहुत ही सिंपल है। हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 4,000 साल पुराने हैं। तो 2000 BC, 2000 BC से पहले के कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, और इससे पहले जो भी होगा उसको कहेंगे प्री हिस्ट्री। रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो मतलब हमें उन सिविलाइजेशन के बारे में जो पता चलता है वो हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से पता चलता है। ये जो 5 लाख से लेके 10,000 BC तक ऑल ओवर वर्ल्ड अलग अलग ह्यूमन सेटलमेंट्स को फाइंड किया गया है, और इनको कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज। इस ओल्ड स्टोन एज को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है कि भाई एक पुराने वाली है, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, इस प्रकार से, और फिर यहां पर मिडल, और उसके बाद बिल्कुल नियोलिथिक। और जब ट्रांजिशन होता है तो उसको कहते हैं चाल्कोलिथिक। ये बेसिक आइडिया आपको लग गया है। प्री हिस्ट्री वो इवेंट जो कि इतिहास से पहले हुए हैं, यानी कि रिटन इतिहास से। हिस्ट्री बिगिंस व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग, व्हेन द ह्यूमंस स्टार्ट राइटिंग। प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली एक प्रकार का ट्रांजिशन पीरियड, कई जगह पर राइटिंग हो रही है, कई जगह पर नहीं हो रही है, वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट। हड़प्पन सिविलाइजेशंस के जो रिमेन्स है वहां पर राइटिंग मिली है पर वो अनडिसाइफर नहीं की गई है, तो हम उसको प्रोटो सिविलाइजेशन या प्रोटो हिस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं। और हिस्ट्री जहां पर हमें राइटिंग भी
मिल चुकी है। राइटिंग जो ह्यूमैनिटी है या सोसाइटी है, सिविलाइजेशन है, राइटिंग के रिकॉर्ड्स रखना स्टार्ट कर चुकी है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, और हम ये 5 लाख साल से लेके मैं पिछले 1000 BC यानी कि 5 लाख से 3000 साल के बीच का जो इतिहास है, इसको कंस्ट्रक्ट कोई कैसे करेगा, रादर एक्चुअली में 5 लाख से प्रेजेंट डे तक का इतिहास है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। देखिए सबसे पहले नॉन लिटरेरी सोर्सेज यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर आता है। लेकिन याद रखिएगा ये हिस्ट्री के बारे में बात है, यानी जब राइटिंग, क्योंकि इट इज लिटरेचर तो वो राइटिंग में ही पॉसिबल होगा, तो ये पिछले सिर्फ 3 से 3500 साल का इतिहास बताने के लिए हम लिटरेचर का यूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, नॉन लिटरेरी सोर्सेज। नॉन लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि हमें इतिहास में कॉइन्स मिलते हैं व्हेन वी एक्सकवेट, जब आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के अंदर उनको ओल्ड रिमेन्स मिलते हैं, तो उन्हीं रिमेन्स में से कुछ ऐसे सिक्के पुराने समय के मिलते हैं, विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो किस प्रकार का मेटल यूज करती थी सोसाइटी, किस प्रकार की करेंसी होती थी, इकोनॉमिक्स कैसे था, राजा कौन हुआ करता था, बिलीव्स कैसे थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये जो सिक्कों की पढ़ाई होती है इसको न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। देखिए न्यूमिस्मैटिक्स which tells us about which is the study of coins। and अब हमें सुनने में अजीब लग सकता है, बट जो सिक्कों की पढ़ाई होती है न्यूमिस्मेटिक्स के द्वारा हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बातें और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएशंस हुई हैं। अब ये इत्तेफाक था कि एंशिएंट इंडिया के अंदर या फिर पूरे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर जो करेंसी हुआ करती थी वो पेपर की नहीं होती थी, क्योंकि पेपर का इन्वेंशन ही बहुत लेट हुआ है। तो जो कॉइन्स हुआ करते थे वो जनरली मेटल के हुआ करते थे, और जो सबसे अर्लीस्ट कॉइन्स हैं जिनमें कुछ सिंबल्स बने होते थे, कॉइन्स सिल्वर या कॉपर से बनाए जाते थे, और बाद में फिर धीरे धीरे अगले देखे हम लाइक अप्रोक्सीमेटली 2000 साल पहले या 1500 साल पहले 500 AD 1000 AD के अंदर तो किंग्स, गॉड्स, अलग अलग प्रकार की डेट्स भी कॉइन्स पर लिखी जाने लगी थी। तो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां पे सिक्कों के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि उस राजा का जो राज्य था कहां कहां तक फैला हुआ था। सो अगर हम अशोका के बारे में पढ़ रहे हैं और अशोका के समय के कुछ सिक्के हमें लेट्स से कि कंधार में, अफगानिस्तान में मिलते हैं, तो बहुत आसानी से ये बात की जजमेंट लगाई जा सकती है कि या तो ट्रेडिंग से वो पैसे सिक्के वहां गए थे, या फिर बेसिकली किसी ना किसी प्रकार से अशोकन इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में भी था, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में भी था। इससे बहुत हेल्प मिली है हमें दूसरे राजाओं की, पूरे के पूरे इंडिया की जो डायनेस्टीज हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की। इंडो ग्रीक रूल वेरी स्पेसिफिकली, जो कि नदन अफगानिस्तान से आया था और इंडिया में 2nd और 1st BC यानी कि आज से अप्रोक्सीमेटली 2100-2200 साल पहले रूल करता था, उसका जो सबसे ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन वो कॉइन्स के बेसिस पर ही की गई है। कॉइन्स इकोनॉमिक हिस्ट्री पर भी बताते हैं, एंड इट ऑल्सो टेल्स कि वहां पर स्क्रिप्ट कौन सी यूज होती थी, आर्ट किस प्रकार की थी, रिलीजन किस प्रकार का था उस समय का। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस कि वहां पर मेटलर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हुआ करती थी। मतलब एक सिंपल कॉइन अगर मैं देखूं इस समय कहीं मेरे पास मिल जाए तो इट वुड बी अमेजिंग कि वो सिंपल कॉइन कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है अपने पर्टिकुलर टाइम के बारे में। इतना इंपॉर्टेंट है कि इट हैज एन एब्सोल्युटली सेपरेट नेम, न्यूमिस्मैटिक्स, which is called as the study of coin, and a single coin can tell you about the history, the culture, the art, the religion, the science and technology of the ancient history। उसके बाद सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का, दैट इज पर्टेनिंग टू द आर्कियोलॉजी। राइट, आर्कियोलॉजी आप समझते होंगे, पुराने शहर हैं वो बेसिकली छोड़ दिए जाते हैं, एंड देन सदियों में वो बेसिकली इरोजन से मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, एंड देन मॉडर्न जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी थी, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड एक्सकवेट देम, which gives us a complete information कि उस समय वहां पर लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे। ओल्ड माउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर, तो कई जगह पर देश में कभी घूमते घूमते कोई बड़ा सा माउंड मिले, जैसे मिट्टी का जो टीला मिलता है, तो कहीं ना कहीं पर आर्कियोलॉजिस्ट, इट हैज बीन इन द हिस्ट्री, इट हैज हैपेंड कि वो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ढूंढा तो उसके अंदर नीचे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, कभी कुछ डेड के रिमेन्स, कभी बेसिकली कई सिटीज के रिमेन, विलेजेस के रिमेन्स मिले हैं। और जब ऐसा कुछ मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को तो वो बहुत ही रिच सोर्स होता है अपने इतिहास के जानने का। ये जो एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन है, इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी से एग्जामिन किया जाता है। डेटिज आर फिक्स्ड ऑन द रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा ये पता चला जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन कब रहती थी। अब एक्सकवेटेड साइट जो कि हड़प्पा पीरियड के दौरान बिलोंग करती थी, राइट, उसका पता कैसे चला? रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 3500 से 4000 साल पुरानी है। साउथ इंडिया में बड़ी जगह पर मेगालिथ्स, मेगा का मतलब होता है लार्ज और लिथ का मतलब होता है स्टोन। सो ऐसे
साइट जहां पर बड़े बड़े स्टोन से कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए थे, मेगालिथ स्ट्रक्चर्स। तो जब हमें वो मिले तो वहां पर कार्बन डेटिंग से पता चला कि उस समय लोग कैसे रहते थे डेक्कन में और साउथ इंडिया में बिफोर 300 BC, आज से 2300 साल पहले। द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन, क्योंकि कुछ न कुछ वहां पर किसी न किसी प्रकार के हमें रिमेन्स मिल जाते हैं विच वी आर एबल टू स्टडी। इसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन, जैसे ही हमारे पास राइटिंग आई तो बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया के, उन्होंने बड़ी सारी सी इंस्क्रिप्शंस छोड़ दी, और इसको स्पेसिफिकली एपिग्राफी कहते हैं। हिस्ट्री इतना स्पेशलाइज्ड फील्ड है कि सिक्कों की स्टडी को अलग किया जाता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। पेपर नहीं एग्जिस्ट करते थे उस समय, तो राजा और महाराजा जो थे अपने फरमान या अपने लॉ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पत्थरों पर छपवा देते थे। दीज आर कॉल्ड एज इंस्क्रिप्शंस, और लॉट ऑफ देम हैव सर्वाइव्ड, मतलब बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रॉय हो गए, बट कुछ सर्वाइव करते हैं, विच गिव्स अस अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। राजा अशोका की पूरी जो डायनेस्टी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करा हमने अशोका के इंस्क्रिप्शंस के द्वारा। राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सर्फेसेस, चाहे पत्थर पर हो, कभी कभी कॉपर पर, जिसमें राजा के अचीवमेंट, आइडियाज या ऑर्डर्स को रिकॉर्ड किया जाता था, उनके रिलीजन को रिकॉर्ड किया जाता था, उनके ऑर्डर्स को, उनके लॉ को रिकॉर्ड किया जाता था, जैसे कि खासकर एम्परर अशोका के। एंड इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्डिंग द लैंड ग्रांट्स बाय द सतावनास किंग्स ऑफ द डेक्कन। आपने आजकल देखा होगा कि कभी कभी मंदिर में जब आप जाते हैं तो वहां पर एक प्लैक लगा होता है जहां पे मंदिर में जितनी लोगों ने डोनेशन दी है उन लोगों का नाम लिखा होता है। कुछ इसी प्रकार से एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस भी हैं। जो राजा लोग होते थे या महाराजा होते थे वो अपने अचीवमेंट्स को लिखवा देते थे कि ये वॉर लड़ी थी, ये वॉर जीती थी, एंड सो ऑन एंड ऑन फॉर दी पोस्टेरिटी विच दे वर राइट। एंड देन हमारे इतिहास में ये हिस्ट्री की बात हो रही है, ये भी हम स्टोन एज पे नहीं गए हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत कम एविडेंस एग्जिस्ट करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 3000 ईयर्स, सिर्फ पिछले 3000 सालों का जो इतिहास है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। देन देयर इज समथिंग जो कि हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स जितने भी आए हैं, जब भी हमारे यहाँ पे कोई फॉरेनर्स, एंड लॉट ऑफ, नॉट ऑल बट कुछ फॉरेनर्स आए तो उन्होंने यहाँ से जाके किताबें लिखी, एंड इन वन वे और द अदर वो किताब का सोर्स कहीं ना कहीं पे सर्वाइव किया है, विच गेव अस एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ग्लिम्स कि इंडिया उस समय कैसे था, जिसमें से कुछ पॉपुलर वाले हैं फॉरेन अकाउंट्स। स्पेसिफिकली इंडिया में ग्रीस से, चाइनीज से और रोम से बड़े सारे से लोग आए थे। या तो वो बेसिकली ट्रैवलर्स की तरह आया करते थे या फिर बेसिकली रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए या रिलीजन कन्वर्ट होके आते थे, एंड दे लेफ्ट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज उसका नाम है, वो ग्रीक का एम्बेसडर था, भारत आया था, उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है इंडिका। यस, दैट इज इंडिया, प्रिसाइसली इंडिका। और इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है हमें मौर्यन सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज भारत आए थे और उन्होंने किताब लिखी इंडिका। इंडिका एज ए बुक डजंट सर्वाइव, वो हमें बुक नहीं मिली, परंतु उसके रेफरेंस कई जगह पर मिले हुए हैं। उसी प्रकार से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एंड द पटोलमीज ज्योग्राफी एक किताब है जो कि ग्रीक में लिखी गई थी। इट ऑल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन कि उस समय भारत में पोर्ट कहां हुआ करते थे और इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड में क्या क्या किया जाता था। देन फाहेन 337 सीई से 422 सीई के बीच में भारत आया था। ही वॉज अ बुद्धिस्ट ट्रेवलर एंड ही केम ड्यूरिंग द एज ऑफ द गुप्तास, और इन्होंने जो किताब लिखी उससे गुप्ता एम्पायर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देन ह्यून सैंग, ये भी एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जो कि इंडिया आए थे राजा हर्षवर्धन के राज में, और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ह्यून सैंग की किताब से मिलती है। इन ट्रेवलर्स का नाम और इन ट्रेवलर्स के द्वारा लिखी गई किताब आपको पता होनी चाहिए। Then there are obviously ancient history texts जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर होता है। इंडिया में 4 वेद जो कि आज से 1500 से 500 BCE यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3500 से 2500 साल के बीच में लिखे गए थे, यानी कि आज से 1500 BC। सोचिए, अब एक बार टाइमलाइन को बनाते रखिए। एंशिएंट हिंदी आप पढ़ते वक्त टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जो 4 वेद हैं ये हमें उस समय की सोसाइटी के बारे में, राजा के बारे में, पॉलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऑब्वियसली द ऋग्वेद, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिचुअल्स या मैजिक या मिथोलॉजिकल स्टोरी या मंत्र नहीं है, रादर उन्हीं मंत्रों से, उन्हीं मिथोलॉजिकल स्टोरीज से, उन्हीं रिचुअल से वी गेट द आइडिया कि उस समय सोसाइटी और पॉलिटी कैसी हुआ करती थी आज से 2500 से 3000 साल पहले।
उपनिषद्स इन्हीं की एक एक्सटेंशन है जिनको कहते हैं उपनिषद्स, जिनके अंदर फिलोसफिकल डिस्कशन है, इन्हीं की बेसिकली एक्सटेंशन है विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन। एंड देन महाभारत रामायण हो गया। अब महाभारत और रामायण में academically speaking from a perspective of the history, महाभारत is in older in age and possibly 10th century BC से 4th century CE की बातों को डिस्कस करता है। देखिए मिथोलॉजिकली स्पीकिंग रामायण पहले आती है और उसके बाद आती है महाभारत। पहले रामायण यानी कि सतयुग और उसके बाद महाभारत जो कि त्रेता युग में होती है। बल्कि महाभारत के अंदर श्री हनुमान जी का भी बेसिकली एक रेफरेंस है। हनुमान जी बेसिकली क्या नाम है, भीम का और हनुमान जी का एक इंटरेक्शन होता है। तो इसका मतलब मिथोलॉजिकली स्पीकिंग किताब के हिसाब से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से महाभारत बाद में है, पर हिस्ट्री के हिसाब से जब इन ग्रंथों को एनालाइज करते हैं तो महाभारत लॉन्ग समय में लिखी गई है और वो शायद रामायण से पहले कंपाइल हो चुकी थी। और महाभारत के अंदर जो डिस्कशन है वो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 10th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी यानी कि 3000 से 2400 साल पहले के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। इसको पहले जय संहिता कहते थे। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। महाभारत का क्या नाम है? जय संहिता। ये बात ध्यान रखिएगा। डिड यू नो दैट कि महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। फाइनल कंपाइलेशन में 1 लाख से भी अधिक श्लोक थे महाभारत के अंदर, या फिर उसको शतशहरी बिकॉज लाइक 1 लाख संहिता कहा जाता है। सिमिलरली रामायण भी जो है वो कई सेंचुरीज के दौरान लिखी गई थी। अब फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसमें भी पहले 12,000 के करीब श्लोक थे, लेकिन अब उसको बाद में बढ़ा के और उसके अंदर एडिशंस करके उसके अंदर टोटल 24,000 श्लोक हो गए। सूत्रास के अंदर भी रिचुअल लिटरेचर होता है, जो कि सैक्रिफाइस, राजा को कैसे राजा की गद्दी पर बिठाया जाए, गृह सूत्र जिसमें डोमेस्टिक जो फैमिली है उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, मैरिज, फ्यूनरल से रिलेटेड जो रिचुअल्स हैं, these things basically gives the information about that particular year, that particular 1000 जो 2000-2500 साल पहले जैसे लोग रहते थे। जैसे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है उसी तरीके से बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट और जैन रिलीजियस टेक्स्ट भी वही बताते हैं। बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट का नाम होता है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। त्रिपिटक पाली भाषा में इसका मतलब है कि 3 बास्केट, ठीक है, 3 बास्केट जो हैं और उसके अंदर अलग अलग प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। त्रिपिटक का नाम है, तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए। एक को कहते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। मतलब कि देयर आर 3 बुक्स, वन इज कॉल्ड एज सुत्त पिटक, अनदर इज कॉल्ड एज द विनय पिटक एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द अभिधम पिटक। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। जैसे कि हिंदू में रामायण होती है, महाभारत होती है, गीता होती है, वेद होते हैं, उसी प्रकार से बुद्धिस्ट की जो होली बुक्स हैं उनको त्रिपिटक कहा जाता है। एंड दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट बुक्स। these books gives us the information related to the social and the economic conditions of that era. Also वहां पे उस समय जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आप जितना पढ़ें उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन जैन के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको कहा जाता है अंग। अब बुद्धिस्ट जो है वो जनरली पाली भाषा में लिखे गए हैं, लैंग्वेज में, और जो जैन के जो रिलीजियस लिटरेचर है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में होता है और बेसिकली जो जैन एंशिएंट लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर है, दैट इज इन दी प्राकृत भाषा। इसमें वही टेक्स्ट है जो कि उस समय के उत्तर प्रदेश और बिहार के महावीर जब बेसिकली जन्म लेकर इस समय पृथ्वी पर थे, उस समय की पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जैन रिलीजियस लिटरेचर्स के द्वारा। जैन टेक्स्ट रेफर रिपीटेडली टू द ट्रेड एंड द ट्रेडर्स। तो ये दोनों पे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जितना भी जैनिज्म के बारे में पढ़ सके उतना अच्छा रहेगा। एंड देन उसके बाद आगे इतिहास में जब हमारे पास राइटिंग अवेलेबल हो गई तो हमारे पास और बहुत सारे सोर्सेज बन गए थे, राइट। जैसे कि सेक्युलर लिटरेचर जैसे कि धर्मशास्त्र हो गए, लॉ बुक्स, जो कि उस समय की जनरल पॉपुलेशन को किस प्रकार से जीवन व्यापन करना चाहिए, कैसे राजा को बिहेव करना चाहिए, उनके ऑफिशियल्स की क्या ड्यूटीज हैं, रूल्स को प्रिस्क्राइब करता है। मर्डर, मतलब एक प्रकार से इस समय जैसे इंडियन पीनल कोड होता है, तो एंशिएंट इंडिया में इसी चीज को धर्मशास्त्र कहा जाता था उस समय के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र, जैसे हमारे यहाँ पर इकोनॉमी की किताबें होती हैं, तो उस समय एंशिएंट इंडिया में उसी किताब को अर्थशास्त्र कहा जाता था, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। अब अर्थशास्त्र को अगर हम पढ़ते हैं तो जिस समय अर्थशास्त्र लिखी गई थी उस समय की सोसाइटी और इकोनॉमी की हमें कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कालिदास, अलग अलग, जैसे कि आज भी हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं, किताबें लिखते हैं लोग, मूवीज बनाते हैं। सो एवरी एज हैव देयर ओन काइंड ऑफ आर्टिस्ट।
अब स्टोन एज के कोई आर्टिस्ट का जो आर्ट है वो बहुत रेयरली सर्वाइव करता है, जैसे कि अगर उन्होंने गुफाओं पे कुछ पेंटिंग बनाई थी, सो दैट इज इट, दैट इज एक्चुअली सर्वाइवेबल। लेकिन जब किताबें लिखी जाने लगी तो बड़े सारे से लिटरेरी वर्क लिखे जाने लगे। अब लिटरेरी वर्क में चाहे फिक्शनल स्टोरी हो, चाहे नॉन फिक्शनल स्टोरी हो, चाहे रियलिटी के बेस्ड हो, वो इंफॉर्मेशन हमें उसी सोसाइटी और इकोनॉमी की देती है। कालिदास के द्वारा काव्य लिखे गए थे, काव्य अर्थात पोएम्स लिखी गई थी, ड्रामास लिखे गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला है अभिज्ञान शकुंतलम, क्योंकि उस समय नदन और सेंट्रल इंडिया की गुप्ताज के समय में, गुप्ताज यानी कि आज से 1500 साल पहले, 1500 ईयर्स पहले के समय में जो भी उस समय सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी उसके बारे में पता चलता है, एंड सो ऑन एंड। अब मैं 2-3 एकदम रेफरेंस देता हूं, जैसे कि राज तरंगिनी। अब राज तरंगिनी एक किताब है जो कि कल्हान बेसिकली एक राइटर है कालिदास की तरह, तो वो राज तरंगिनी किताब से हमें कश्मीर के 1200 सेंचुरी की 800 साल पहले का इतिहास पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। सिमिलरली चरित्र और बायोग्राफीज, जैसे कि हर्ष चरित्र जो कि बेसिकली बाण भट्ट ने लिखी थी, राजा हर्षवर्धन के प्रेज में, किंग की बायोग्राफी है, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्ष चरित्र। इसमें ऑब्वियसली वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज किंगडम। थोड़ी सी एग्जैगरेटेड अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन उसको हिस्टोरियंस असेस कर सकते हैं कि कहाँ एग्जैगरेशन है और कहाँ पे बेसिकली हिस्टोरिकल एविडेंस एग्जिस्ट करता है। देन देयर इज संगम लिटरेचर। हमारे साउथ इंडिया में जो सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट लिटरेचर जो कि अवेलेबल है, जो कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताती है, दैट इज द संगम लिटरेचर। वो वहां की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को काफी डिटेल में बताती है, वेरी स्पेसिफिकली तमिलनाडु की। द तमिल लिटरेचर के अंदर सिलापडिकरम एंड मणिमिक्कालाई, ये दोनों के दोनों जो लिटरेचर के जेम्स हैं आप कह सकते हैं, मतलब दे आर आइकॉनिक। उनको पढ़ के पूरा का पूरा साउथ इंडिया का इतिहास रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यू शैल बी लाइक रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ द सिलापडिकरम एंड द मणिमिक्कालाई। ये दोनों के दोनों नाम याद होने चाहिए, इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन याद हो तो वो भी अच्छी बात है। देन वी गो ऑन। तो देयर आर सेवरल सोर्सेज जिससे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ा जाता है, इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। द थिंग इज दैट कि नन ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली एग्जिस्टेड फ्रॉम 5 लाख टू 10,000 ईयर्स। और ये है, यहां का इतिहास बचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जितना भी मैंने अभी भी डिस्कस किया, ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 3000 सालों का, लास्ट 3000 ईयर्स का इतिहास बता सकते हैं, because it depends more specifically on the writing, like the inscription, the books, the literary sources, the religious literary sources. But how do we reconstruct the history of the 5 lakh to 10,000 years? Primarily by the archaeology. लेकिन हम इसको एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसको कहा कैसे जाता है। प्री हिस्ट्री, तो ये प्री हिस्टोरिक इंडिया को अगर आप पढ़ना चाहें, जिसके अंदर हमें प्राइमरली फोकस आज करेंगे स्टोन एज पे। अर्थ कि उस समय जो ह्यूमन सोसाइटी थी, उनके पास कोई टूल्स नहीं थे एक्सेप्ट स्टोन्स। वो सिर्फ पत्थरों का यूज करते थे। जैसे ये पत्थर लिया और किसी को बेसिकली मार दिया, किसी पंछी को मार दिया पकड़ने के लिए, खाना पकड़ने के लिए, तो ये टूल बन गया एंड मैं एक स्टोन एज का पर्सन बन गया। अब इसको अगर इसको याद रखना चाहते हो तो ये जो चार्ट है ये पूरा याद होना चाहिए बेसिकली। तो हम अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 5 लाख से 10,000 साल पहले उसको कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज। पेलियो मतलब कि ओल्ड और लिथिक मतलब कि पत्थर यानी कि स्टोन। ओल्ड स्टोन एज मतलब हमारे पास हिस्ट्री के बहुत कम एविडेंस हैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के, ठीक है। उसके बाद मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज यानी कि 10,000 से 6,000 BC, आज से 10,000 से 6,000 साल पहले। इसको कहते हैं मीजोलिथिक। मीजो मतलब मिडल, लिथिक मतलब पत्थर यानी कि मिडिल स्टोन एज। और ये 6,000 से 1,000 साल ये सबसे इंटरेस्टिंग ह्यूमैनिटी का समय है। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती हैं वो उन्होंने पूरे के पूरे इतिहास को और वर्ल्ड को परमानेंटली चेंज कर दिया। ये वाला हम इसमें काफी इंटरेस्ट लेंगे जब ये आएगा। नियो मतलब न्यू, लिथिक मतलब पत्थर। एंड देन ये समय होने के बाद हमें मेटल को मैनिपुलेट करना आ गया, कॉपर को, ब्रॉन्ज को और आयरन को। उसको कहा जाता है मेटल एज। ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 3-4 हजार साल। राइटिंग और मेटल दोनों के दोनों ऑलमोस्ट इकट्ठे ही डेवलप हुए हैं, साथ में साथ होंगे। अब हम पहले करेंगे पेलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज सबसे लंबी है, 5 लाख से लेके 10,000 सालों तक। तो इसके खुद के बाइफर्केशन किए हुए हैं, लोअर, मिड एंड द अपर, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत लंबा समय था ना, 5 लाख से लेके हमें 10,000 साल के बारे में डिस्कस करना है, तो इतना बड़ा समय को हमने और बाइफर्केट कर दिया 3 में।
लोअर का मतलब जो सबसे पीछे वाला है, उसके बाद मिड तो मिड हो गया, और उसके बाद अपर मतलब जो कि इसके पास है। सब बात क्या है, सिंपल सी बात है कि हम कहीं पर भारत में जाएंगे एंड वी विल फाइंड अ साइट जहां पे 4 लाख साल पहले लोग रहा करते थे, तो फिर हम उसको एग्जिबिट करते हैं और हम उससे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये लोग कैसे रहते थे और उसके स्पेशल फीचर्स ढूंढते हैं। फिर हम कहीं पे कोई साइट ढूंढेंगे और हमें पता चला कि ये साइट 20,000 साल पहले यहां पे ह्यूमंस रहा करते थे, एंड देन वी रिकंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू दैट कि इनके पास कैसे टूल्स हैं, इनके घर किस प्रकार के हुआ करते थे, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। और उसके बेसिस पर ये बाइफर्केशन की गई है पेलियोलिथिक एज की। ये समय जो है ये बिल्कुल परफेक्ट समय, मतलब एज इन की बिल्कुल वाटर टाइट नहीं है, ये अलग अलग कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग भी हो सकता है। कई जगह पर 6 लाख साल लिखा होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कई जगह पे ये 1000, 10,000 से 7,000 हो सकता है, डोंट वरी। कई जगह पे मेटल एज यहां पे स्टार्ट हो जाएगी 4000 बीसी पे, या 2000 बीसी पे स्टार्ट हो जाएगी, 4 पे तो नहीं होगी, 2000 बीसी पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा क्योंकि हर जगह पे अलग अलग समय में, कई जगह पर 2-2, 3-3 हजार साल का डिफरेंस था, उस पर हुई है। बट ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया तो ये फर्स्ट चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से चलिए, लेट्स गो फॉरवर्ड। चलिए, सबसे पहले स्टोन एज के बारे में बात करें। स्टोन एज है प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि राइटिंग बनने से पहले, स्क्रिप्ट नहीं थी, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन या अगर कुछ पेंटिंग वेंटिंग कहीं पे मिल जाती है गुफाओं में बनी हुई, तो वही सोर्स है यहां पे लाइफ बनाने का। आर्कियोलॉजी मतलब कि कोई ऐसी साइट मिल जाए जहां पे लोग रहा करते थे, लेकिन अब वो पुराने 1 लाख साल 2 लाख सालों से वो जो गांव था उसको दोबारा से कभी इनहेबिट नहीं किया गया, तो हमें कुछ वहां पर सोर्सेज मिल गए उनको स्टडी करने के। रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल इन इंडिया, जिसको पल्लावरम हैंड एक्स कहते हैं, वो आइडेंटिफाई किया था। बेसिकली ही डिस्कवर्ड इट। ठीक है, तो ये अच्छा सा एक बार नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। और इसने इंडिया का सबसे पहला पेलियोलिथिक टूल इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किया था। अब ऑन द बेसिस ऑफ द जियोलॉजिकल एज के बेसिस पर, स्टोन टूल्स की टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, और सब्सिस्टेंस मतलब कि जो उस समय के ह्यूमंस थे क्या खाया करते थे, कैसे रहा करते थे, इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर हमने इंडियन स्टोन एज को 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन, पेलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, जो कि 5 लाख से 10,000 सालों तक होती है सबसे लंबी, लेकिन इंफॉर्मेशन सबसे कम है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि ऐसी कौन सी साइट है जो कि 4 लाख साल से किसी ने टच ही नहीं की होगी। 4 लाख साल से वहां पे कोई ह्यूमन, 4 लाख साल पहले ह्यूमंस रहते थे लेकिन अब नहीं रहते, तो ऐसा है कि हमारे पास इसकी एविडेंस कम है ब्रो। मीजोलिथिक एज जो कि 10,000 से 6,000 साल के बीच में, और नियोलिथिक ये रीसेंट है, इसके बारे में थोड़ी सी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। अब जी हमें इस चैप्टर के अंदर 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये स्ट्रक्चर पूरा याद होना चाहिए कि ओल्ड स्टोन एज पहले हम कर रहे हैं, और ओल्ड के अंदर हमें देखना है किस प्रकार, स्टोन एज के अंदर हमें देखना है कि ओल्ड, मिडल और जो ये नियो, ये साइट इंडिया में मिली कहां पे है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे बोरी महाराष्ट्र में एक जगह है, तो यहां पे एक स्टोन एज की साइट है, एंड दिस इज व्हाट द एग्जामिनर आस्क कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, सरल है, मीनिंग हमें पता चल चुका है। पेलियो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन, हेंस ओल्ड स्टोन एज। अब ओल्ड स्टोन एज जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में कोई जरूरत है नहीं, लेकिन हमें यह बात ध्यान रखेंगे कि जो ये समय है 5 लाख साल पुराना, उस समय आइस एज चल रही थी। एट दैट टाइम द आइस एज, अर्थ वॉज कवर्ड विद द आइस, और ह्यूमंस और प्लांट जनरली ऊपर वाले इलाकों में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। ट्रॉपिकल रीजन में डेफिनेटली, जैसे कि भारत जो एक ट्रॉपिकल देश है, वहां पे कुछ कुछ मेन एग्जिस्ट करते थे। और ये एज आज से 5 लाख साल पहले the humans, the Homo sapiens, the present humans developed a way to use stones as a tool. ये पहली बार हुआ, this is the first time that is happening, began first made tools, और इन टूल से बेसिकली उनका जीवन थोड़ा सा आसान हो गया। जस्ट इमेजिन अ लायन, एक शेर को इमेजिन करो, और शेर अचानक से टूल्स बनाने लग जाए, टूल्स बना के बेसिकली वो ऐसे पत्थर बनाने लग जाए जो कि वो फेंक के अगर मारे तो हिरन जल्दी मर जाए। जब शेर शिकार करता है तो कई बार हिरन बच के भाग जाता है, इट्स ए नेचुरल, हिरन भी तो तेज भागता है।
लेकिन अगर वो टूल्स बनाने लग जाएगा तो उसका सक्सेस रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज से 5 लाख साल पहले समथिंग इंपॉर्टेंट हैपेंड इन द हिस्ट्री। वन ह्यूमन समवेयर ऑन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, जस्ट रियलाइज्ड कि एक जो पत्थर है, अगर इसको पैना कर लो तो मैं किसी छोटे जानवर को बहुत आसानी से मार सकता हूं। The problem of the food started getting solved when we actually devised these tools. We will never know कि वो 5 लाख साल पहले किस ह्यूमन ने पहली बार किया था, but it did happen. अब क्या होता है, ये पेलियोलिथिक एज के बारे में एक बार स्टडी करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन पीपल हैव बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस, ठीक है, और जनरली रिवर वैलीज में, केव्स में और रॉक शेल्टर में रहा करते थे। फूड गैदरर थे। हम उस समय कृषि नहीं जानते थे। याद रखिए कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर होती है नियोलिथिक एज में स्टार्ट, ठीक है, नियोलिथिक एज में स्टार्ट होती है, यानी कि 10,000 साल पहले के करीब। एग्रीकल्चर, हम खाना उगाना, खेतों में खाना उगाना, खेतों में अनाज उगाना सिर्फ 10,000 साल से कर रहे हैं, उससे पहले नहीं किया था। तो ये ओल्ड स्टोन एज के जो लोग थे वो फूड गैदरर थे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाया करते थे और जनरली हंटिंग किया करते थे। नाउ इमेजिन दे हैव नो बो एंड एरो, इनके पास किसी प्रकार के टूल्स नहीं है। सोचो ये हंटिंग करते कैसे थे। ओल्ड स्टोन एज, कोई नॉलेज नहीं था, घर नहीं बना सकते थे, एग्रीकल्चर नहीं जानते थे। फायर भी इन्होंने लेटर स्टेज में, यानी कि 5 लाख साल पहले जो ह्यूमन रह रहा है, इसको अभी फायर बनाना भी नहीं आता है। कम से कम नहीं तो ये 2-3 लाख साल तक जिया है बिना फायर के। तो इसको जो फूड मिल जाता था, वाइल्ड फ्रूट और वेजिटेबल, यही कर सकते थे। दे वर ओनली फूड गैदरर्स, दे वुड नॉट एक्चुअली इवन नो हाउ टू यूज फायर, ताकि फूड को, किसी जानवर को पकड़ के उसको पका सके। अपर पेलियोलिथिक एज में थोड़ी सी आर्ट पता चलने लगती है। 3 है ना पेलियोलिथिक एज, लोअर, मिडल और अपर पेलियोलिथिक एज। अप टू 1 लाख BC, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000। तो यहां पे कहीं पे हम पेंटिंग भी करने लग जाते हैं अपर पेलियोलिथिक एज के अंदर। व्हाट डज इट मीन? देखो एक बार मैं फिर से इस स्ट्रक्चर को बताता हूं, क्योंकि ये सबसे नेसेसरी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। 5 लाख साल पहले हमारा ह्यूमंस का इतिहास बिगिन हो रहा है। 5 लाख से लेके 10,000 साल तक के हमको इस पे फोकस करते हैं पहले, ठीक है, 10,000 BCE तक। अब जो ये 5 लाख से लेके 10,000 साल तक है, इसको कहा जाता है, अगर हम यहां पर देखें तो ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, यानी कि पेलियोलिथिक इरा। टेन 10,000 से लेके 6,000 तक मीजोलिथिक हो जाएगा, और यहां पे नियो हो जाएगा, ये 1000 तक नियोलिथिक। ये पीरियड क्योंकि बहुत लंबा है, इसको हमने खुद 3 में डिवाइड कर रखा है। लोअर, सॉरी, इसको ऐसे करते हैं हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से, यहां से ये 5 लाख से 5 लाख ईयर से लेके 1 लाख तक, इसको लोअर कहते हैं। फिर ये 1 लाख से अगर हम 40,000 तक देखें, आप इमेजिन कीजिए कि ह्यूमैनिटी हिस्ट्री कितनी डिफिकल्ट रही है। इट हैज नॉट बीन इजी फॉर द ह्यूमंस अर्लियर। इसको कहते हैं मिडल पेलियोलिथिक। एंड देन यहां पर 10,000 तक, इसको कहते हैं अपर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बीइंग्स ने फायर कब डिस्कवर की, वेल दिस इज वेयर दे डिड इट। ये एरिया अपर पेलियोलिथिक समय में। डिफिकल्ट है ना? सो राइट, ह्यूमंस अपर पेलियोलिथिक एज में कहीं ना कहीं पे आर्ट भी मिल जाती है। यहां पर आर्ट भी है। आर्ट मतलब कि गुफाओं पर कुछ पेंटिंग्स मिली हैं। इन 40,000 से 10,000 साल के समय का कार्बन डेटिंग करके पता चला है। Paleolithic men are also called quartzite men in India, as the stone tools were made of hard rock called quartzite. ये आपके लिए एक सिंपल सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि क्वार्ट्जाइट मैन किसको कहा जाता है? पेलियोलिथिक का। तो ये जो समय है, इसमें जो हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी थी वो थी क्वार्ट्जाइट नाम के पत्थर का प्रयोग। तो ओल्ड स्टोन डिवाइडेड की हुई है। अब बात करते हैं इसी प्रकार से। अब पहले हम देखेंगे कि ये सबसे बड़ा लोअर पेलियोलिथिक एज में क्या हुआ करता था। व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस लोअर पेलियोलिथिक एज? 5 लाख से 1 लाख साल तक का समय। यहां पर यूजुअली अफ्रीका में ये 20 लाख साल पहले बिगिन हो चुका था।
ओके 22 मिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है अफ्रीका में, इतने ओल्ड हमें रिमेन्स मिले हैं। बट इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाख है, इधर 6 लाख, कई जगह पर 5 लाख होगा। इंडिया में ह्यूमंस की जो ओल्डेस्ट हिस्ट्री है वो 5 से 6 लाख है, और ये बोरी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये साइट हमारे देश की सबसे अर्लीस्ट लोअर पेलियोलिथिक साइट है। हो सकता है कि इससे पुरानी भी हो, लेकिन वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और अगर कभी मिलेगी तो इसको रिवाइज कर दिया जाएगा। बट एट दिस टाइम इंडिया में जो ओल्डेस्ट ह्यूमन सेटलमेंट रही है वो 5 से 6 लाख साल पुरानी है, और जो सबसे ओल्डेस्ट है वो महाराष्ट्र में बोरी नाम की जगह पर मिली है। चलिए, यहां पे लोग हाथ की बनाई हुई कुल्हाड़ी जो कि हाथ से यूज करें, थोड़े से चॉपर्स, क्लीवर्स, कुछ चीजों को, मांस को काटने के लिए यूज किया जाता था, वो जनरली वेस्टर्न एशिया, यूरोप में हर जगह पे सिमिलर थे। द स्टोन टूल्स वर यूज्ड लार्जली फॉर चॉपिंग, डिगिंग और स्किनिंग। किसी मरे हुए जानवर को मिल गए तो उसको स्किन को निकाल लिया और उसको बेसिकली कपड़ों की तरह यूज कर लिया। फायर अभी है नहीं, हो सकता उसको नहीं पका पाएंगे, लेकिन जानवरों की स्किन को कपड़ों की तरह यूज किया जा सकता है। Early old age stone sites have been found in the valley of the river Son और सोहन in the पंजाब, जो कि इस समय पाकिस्तान के अंदर है। ये पेलियोलिथिक साइट्स का जो मैप है मैं एक और शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपको पता चलेगा। इसको थोड़ा सा एक बार वैसे ही देख लेना। ये लोअर पेलियोलिथिक यानी कि जो ये गोल एरियाज है, ये देखिए, ये ललितपुर वाला, ये उमरेठी वाला, ये अतीरम पक्कम वाला, ये पैसरा वाला, ये सिहावाल वाला, ये जयाल वाला, ये वो एरियाज हैं जहां पे ह्यूमंस 5 लाख से 1 लाख साल के बीच में रहे हैं भारत में, एंड वी हैव एविडेंस कि दे यूज्ड टू लिव हियर। सेवरल साइट्स कश्मीर में भी मिली हैं, थार डेजर्ट में भी मिली हैं। ये रोर जो है ये गोले वाला भी है, और मिडिल पेलियोलिथिक भी है। लोअर पेलियोलिथिक टेल्स बेसिकली बेलन वैली इन यूपी एंड डेजर्ट एरिया ऑफ दिदवाना में मिले हैं। तो ये बेलान वैली वाला जो है, इसको जरूर याद रख लो। जो मैं लिख दूं स्क्रीन पर उसको थोड़ा सा ज्यादा मार्क कर लेना। एंड नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में इज एन इंपॉर्टेंट साइट, एंड द केव्स एंड द रॉक शेल्टर्स ऑफ द भिमबेटका जो कि भोपाल में मिलते हैं, वो लोअर पेलियोलिथिक एज के सिंबल्स हमें देते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में भिमबेटका नाम की एक जगह है जहां पर भिमबेटका के केव शेल्टर्स मिले हैं। उन केव शेल्टर्स पर बड़ी सारी सी प्री हिस्टोरिक ड्रॉइंग्स मिली हैं। ड्रॉइंग्स वो बिलोंग करती हैं लोअर पेलियोलिथिक समय से, लोअर पेलियोलिथिक समय से, यानी कि आज से कम 40 से 10,000 साल के बीच में वहां पे ह्यूमंस रहा करते थे, शेल्टर की तरह यूज करते थे, एंड देन दे ड्रू ऑन द वॉल्स। पीपल ऑफ द लोअर स्टोन एज सीम्स टू हैव प्रिंसली बीन फूड गैदरर्स। लोअर स्टोन एज पे भी बेसिकली फूड गैदरर्स ही हैं, क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर नहीं है, और हंटिंग तब स्टार्ट होगी जब हमारे पास थोड़े से बेहतर टूल होंगे। थोड़ी थोड़ी सी हंटिंग, और फिश को पकड़ लिया, बर्ड्स को पकड़ लिया, क्योंकि लोअर पेलियोलिथिक में हमारे पास फायर भी आ चुकी है। मिडिल पेलियोलिथिक के बारे में बात करें, इंडस्ट्री लार्जली फ्लेक्स और स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन जहां पर मिलते हैं। अब देखो क्वालिटी देखना आप इन स्टोन्स की, ये वाला स्टोन और इस वाले स्टोन्स की थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, ये ज्यादा शार्पर है। दिस कैन डू मच मोर बेटर जॉब देन द लास्ट वन, और यही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है इन सालों की। द कल्चर कंसिस्ट ऑफ ए वेराइटी ऑफ टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स, इसीलिए मिडल वाले को कहा जाता है फ्लेक टूल इंडस्ट्री। इसको हम अपने नोट्स में लिख लेते हैं। यहां पर ये लोअर वाला है, इसको क्वार्टजाइट कहते हैं, लिख दिया। ये जो मिडल वाला है इसको कह रहे हैं हम फ्लेक टूल इंडस्ट्री। We're going good, right? Okay. Artifacts of this age, रिवर नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर के ऊपर भी मिले हैं। बेलान वैली, ये ध्यान से रखिएगा, जो कि विंध्यास में पड़ती है। स्टोन टूल्स में एनिमल फॉसिल्स मिले हैं, जो कि बोथ लोअर और मिडिल एजेस दोनों के दोनों समय से रेलिवेंस रखते हैं। फिर आते हैं हम अपर पेलियोलिथिक। ये मिडिल पेलियोलिथिक हमें पता चल गया है कि ये 1 लाख से 40,000 साल पुरानी वाली बात है, ठीक है। इसका मतलब बेलान वैली इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम अपर पेलियोलिथिक एज में आ जाते हैं। सो दिस इज 40,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स। ये जो 10,000 ईयर्स की जो स्टार्ट है, ये 10,000 ईयर्स पहले हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्टोन्स थे। इस पे मार्क्स द अपीयरेंस ऑफ द न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री एंड मैन ऑफ द मॉडर्न टाइप। जो आजकल, अगर आज आप 30,000 साल पुराने किसी गांव में चले जाएं तो देयर वुड नॉट बी नो एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम।
एक्सेप्ट दैट कि शायद आप उनकी लैंग्वेज ना पढ़ पाएं, तो या फिर उनका रहना सहना जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। बट जो मॉडर्न मैन है, जो कि इस समय प्रेजेंटली अगर आपके सामने में खड़ा कर दूं, आप अपने आप को शीशे में देख सकते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर न्यू अपर पेलियोलिथिक एज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अपर पेलियोलिथिक में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस होता है, स्पेसिफिकली स्टोन टूल मैन्युफैक्चर में, बाय द प्रोडक्शन ऑफ द पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, जिसको फिनिश करते हैं टूल्स बाय ब्लंटिंग वन साइड और बाय द बैकिंग। मतलब कि ये अब स्टोन्स को दो तरीके से दोनों साइड से पैना करने लग गए थे। इन इंडिया हमें ब्लेड्स मिलते हैं जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मिलना स्टार्ट किया है पेलियोलिथिक साइट्स में। यहां पर हम देखें अपर पेलियोलिथिक साइट्स पर बात करेंगे तो ये स्क्वायर को ढूंढना पड़ेगा हमें, और स्क्वायर को, ये स्क्वायर है उत्तर प्रदेश में है, यहां पर उड़ीसा में बड़े सारे से हैं, महाराष्ट्र में है, ये राजस्थान में है। केव्स और रॉक शेल्टर मिलते हैं जो कि भीमबेटका में मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, भीमबेटका 40,000 से 10,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन का एक सिग्नल है। अपर पेलियोलिथिक में ब्लेड अपर लेवल ऑफ गुजरात ड्यून्स छोड़ते हैं। चलिए, दैट इज इट। और ये, अच्छा आप ध्यान से सुनिए क्या है कि यही करना है इसके अंदर, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू, इतना ही सिंपल है ये। So that was the simple which was the old stone age। और अब हम old stone age और new stone age के बीच में जो एज होती है which is called as the mesolithic period, something called as middle stone age, उसके बारे में बात करते हैं, right? It's between the paleo and the neo। अब यहां पर स्पेसिफिकली है थोड़ी सी ज्यादा, ओल्ड स्टोन एज में जितनी इनोवेशन हुई थी उससे ज्यादा इनोवेशंस यहां पर थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। इट हैज मच मोर इनोवेशन देन डाइवर्सिटी जो कि वहां पर मिलती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एज स्पेसिफिकली 9000 बीसी से 4000 बीसी तक चलती है, राइट? सो एक बार जस्ट टू री इमेजिन, सो 5 लाख साल से लेके 10,000 साल तक ये हो गई हमारी ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन में भी अगेन देयर आर फर्दर डिस्टिंक्शंस। सो ये 5 से 1 लाख तक जो है इसको बेसिकली लोअर पेलियोलिथिक एज कहते हैं। फिर 1 लाख से 40,000 तक जो है इसको स्पेसिफिकली मिड पेलियोलिथिक कहते हैं। और उसके बाद ये अपर पेलियोलिथिक हो गई 40 से 40K से लेके 10,000 तक। और यहाँ पे 10,000 से लेके 4000 BC तक, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे होती है मीजोलिथिक एज, मिडल ऑफ द स्टोन। यहां पर मीजोलिथिक पीरियड ह्यूमन कल्चरल हिस्ट्री में अर्लीस्ट होलोसीन कल्चर कहा जाता है। होलोसीन कल्चर होता है पिछले 12,000 साल का, ठीक है। 10,000 BC में हमने एग्रीकल्चर को इन्वेंट कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था। तो यहां से स्टार्ट होता है होलोसीन पीरियड। होलोसीन यहाँ पे ऐसा पीरियड अर्थ का जहां पर ह्यूमन बींग्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट शो करता है। सो अर्लीस्ट होलोसीन कल्चर, ऐसी कल्चर जो है ह्यूमन कल्चरल हिस्ट्री में, वो हमें मीजोलिथिक पीरियड में मिलती है। माइक्रोलिथ्स, अब यहां पे एक नया वर्ड आएगा, माइक्रोलिथ। लिथ मतलब पत्थर और माइक्रो मतलब छोटे पत्थर। तो यहां पे टूल्स बनने लग गए थे जो कि बहुत ही छोटे छोटे थे पत्थरों के। आप अगर साइज देखेंगे तो यहां पर यू कैन इमेजिन कि स्मॉलर, फाइनर हो जा रहा है, एंड दे आर द प्रीडोमिनेटिंग एंड द मोस्ट कॉमन टूल। अलग अलग ज्योमेट्रिकल और नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनते थे। यू कैन सी दिस, देयर आर सो मेनी ज्योमेट्रिकल, ये ट्राइंगल में बन गया, ये फिर बेसिकली क्या नाम है एज ए हेमिस्फीयर में बन गया, ट्रेपीज, ट्राइंगल, क्रेसेंट में बन जाते थे। कुछ नॉन ज्योमेट्रिकली थे, कुछ पार्शियली फुली ब्लंट कर देते थे उनको, चाहे उसको पॉइंट की तरह, नाइफ की तरह यूज करते थे, ब्लेड की तरह यूज करते थे। प्राइमरली स्पीकिंग क्या करना था इन सारे के सारे टूल्स का पर्पस? प्लांट गैदरिंग की तरह, कुछ हार्वेस्ट करने के लिए, कुछ काटने के लिए, ग्रेट करने के लिए, प्लांट के फाइबर्स को, बांस के डंडों को साफ वाफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। एंड स्पेसिफिकली इसके साथ साथ देयर वर अदर टाइप ऑफ द टूल जिसको मैक्रोलिथ कहते हैं। सो ये वर्ड जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर हम एक बार इसको रीआर्टिकुलेट कर लेंगे दिमाग में तो हो जाएगा, ठीक है। देखो, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड द नियोलिथिक। तो पेलियो, मीजो और नियो ये है टाइम वाले, और माइक्रो और जो ये मैक्रो है ये है बेसिकली साइज से रिलेटेड। तो माइक्रो और मैक्रोलिथ हमें मिडिल स्टोन एज में देखने को मिलते हैं, ज्यादा ऐसे पत्थर वाले टूल्स जो कि हैवी ड्यूटी टूल्स है। एंड देन यहां पर वेरी स्पेसिफिकली बोन्स एंड एंटलर भी यूज करने लग गए थे समवेयर अराउंड 40,000 ईयर से लेके 10,000 साल के बीच में, 10,000 से लेके 6,000 साल के बीच में, 4,000 साल के बीच में, इन 10,000 से 4,000 BC के बीच में ह्यूमंस भी रियलाइज कि बोन्स एंड जो सींग होते हैं जानवरों के, उनको भी बेसिकली टूल्स की तरह यूज किया जा सकता है। इंडिया की जो मीजोलिथिक कल्चर है वो हमारी बहुत ही छोटी सी, ठीक है, 9,000 से लेकर 4,000 BC तक। श्रीलंका में ये 30,000 साल की है।
एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में, पर हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10,000 है वेस्ट एशिया में। बिसाइड्स द यूज ऑफ द माइक्रोलिथिक्स, मीजोलिथिक्स ने कुछ और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस भी की थी, वेरी स्पेसिफिकली बो एंड एरो फॉर द हंटिंग। हंटिंग के लिए बो एंड एरो इन्वेंट कर लिया था, हैमर कर लिया था, ग्राइंडर इन्वेंट कर लिया था, रूट्स को पल्वराइज मतलब कुटाई करने के लिए, उनको कूट के उसका खाना वाना बनाने के लिए वी हैव एक्चुअली डन समथिंग इंपॉर्टेंट। सो व्हेन द फर्स्ट टाइम बो एंड एरो एज ए टूल comes in the control of the humans, अप्रोक्सीमेटली 10,000 से लेके 4,000 साल के बीच में कहीं पर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं ह्यूमंस, 4,000 BC। और यहां पर आर्ट, मिडल स्टोन एज, पेलियो यानी पुरानी, नियो यानी नई, इनके बीच में ह्यूमन बींग्स को आर्ट बनाना आ जाता है और वो केव्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं और एनग्रेविंग्स मतलब उसके अंदर कार्विंग करना स्टार्ट कर देते हैं, विच नाउ गिव्स अस एन आइडिया जब हम उनको स्टडी करते हैं कि उनके एस्थेटिक टेस्ट क्या थे, एंड स्पेसिफिकली वहां पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, कुछ बेसिक रूडिमेंट्री फॉर्म के जो रिलीजन्स फॉलो करते थे, वी कैन गेट दैट। ये हमें पेलियो में नहीं मिलता है क्योंकि पेलियो में किसी भी प्रकार की आर्ट फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करती है, एटलीस्ट वी डोंट हैव द एविडेंस ऑफ इट इवन इफ दे यूज्ड टू प्रैक्टिस समथिंग लाइक दैट। इंडिया के अंदर मीजोलिथिक साइट्स देखते हैं, सबसे पहले बगोर राजस्थान में, यह सबसे बिगेस्ट और द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मीजोलिथिक साइट है। तो जैसे बोरी महाराष्ट्र में सबसे पुरानी एंड द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन है इंडिया के अंदर, विच इज एन ओल्डर पेलियोलिथिक साइट, उसी तरीके से जो मिडल पेलियोलिथिक यानी कि 10,000 से 4,000 BC के समय का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे ह्यूमन हैबिटेशंस के एविडेंस है, दैट इज फाउंड इन दी बगोर इन दी राजस्थान। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में भी एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के सबसे, तो अब हमें इस स्लाइड से ये दोनों के दोनों पॉइंट सबसे पहले पता होने चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था, एंड वेयर डिड दे डू इट, वेल दे डिड इट इन आदमगढ़ इन दी मध्य प्रदेश। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द प्लेस जो कि यहाँ पर है आदमगढ़ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कहीं अप्रोक्सीमेटली 10,000 साल पहले हमारे पास एविडेंस है कि यहाँ पे लोग जो रह रहे थे सोसाइटी में, दे वर बेसिकली डोमेस्टिकेटिंग द एनिमल्स। ऑल्सो देर आर 150 मीजोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें से भीमबेटका एक इंपॉर्टेंट है, खरवार, जावरा, कठोटिया, सुंदरगढ़, सांबलपुर, एजुतू। मैं नहीं कह रहा कि सारे नाम याद करने हैं, भीमबेटका जरूर याद करना है। भीमबेटका में कुछ गुफाएं हैं जहां पर केव आर्ट मिलती है जो कि मीजोलिथिक और नियोलिथिक एरिया से टाइम से बिलोंग करती हैं। माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थर के जो टूल्स हैं वो हमें तापी रिवर में, साबरमती, नर्मदा और माही में मिले हैं। सिमिलरली पॉटरी यानी कि बर्तन बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, वो जनरली कई जगह पर एब्सेंट मिली हुई है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली लांघनाज और कैमूर रीजन उत्तर प्रदेश में उनके भी बेसिकली एविडेंस मिले हुए हैं। न्यूलिथिक यहां पर आ जाते हैं न्यू स्टोन एज के अंदर। नियो का मतलब न्यू, ऑब्वियसली लिथिक का मतलब हम बता ही चुके हैं, पत्थर, तो ये न्यूलिथिक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड फॉर द ह्यूमन सोशल एंड द इकोनॉमिक लाइफ। यहां पे वो फूड प्रोड्यूसर बन जाता है रादर देन अ फूड गैदरर। दिस इज वेयर एग्रीकल्चर इज बेसिकली फाउंड। यहां पे हमें एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हो जाता है या डिस्कवरी हो जाती है। वी फिगर्ड आउट कि हम फूड एक्चुअली में गैदर करने की बजाय हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो नियोलिथिक की सबसे इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर क्या है? वेल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज दैट कि हम बनते हैं फूड प्रोड्यूसर रादर देन द फूड गैदरर। तो ओल्ड पेलियोलिथिक और मीजो पेलियोलिथिक, सो ओल्ड लिथिक क्या नाम है, पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक के अंदर, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज के अंदर हम अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से फूड गैदरर हैं। पर नियोलिथिक में, न्यू स्टोन एज में हमारे पास ऐसे स्टोन के टूल्स आ गए हैं कि वी कैन एक्चुअली डू एग्रीकल्चर ऑल्सो। टूल्स और वेपन्स अब हमारे पास ज्यादा पॉलिश्ड स्टोन्स के हैं, ठीक है। टूल्स वेपन्स बनते हैं बोन्स से बनाने लग जाते हैं, जानवरों के बोन से, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इजियर बेसिकली उनको शार्प किया जा सकता है। ये नए पॉलिश टूल्स जो होते थे उन्होंने ही हमें बेसिकली कल्टीवेशन, क्योंकि हमें हल चलाना था और वो बेसिकली उसके लिए हमें स्टोन्स को मैनिपुलेट करना पड़ता था, स्टोन्स को शेप देनी पड़ती थी। दैट हैपेंड अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स अगो इन द नियोलिथिक एज। एंड हम इनसे हंट भी कर सकते थे क्योंकि मीजो में ही हमारे पास बो एंड एरो आ गया था। अब हम इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से डेवलप करने लग गए। द पीपल ऑफ द नियोलिथिक एज कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स एंड कॉर्न लाइक रागी एंड दी कुलाती यानी कि हॉर्स ग्राम, चना कहते हैं इसको। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप एंड दी गोट्स।
और क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर जहां पर डेवलप होगी वहीं पर फूड को स्टोर करने के लिए बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। तो जो पॉटरी है, विद द एडवेंट ऑफ द एग्रीकल्चर हम लोगों को फूड स्टोर करने की भी आवश्यकता पड़ी, एंड दैट इज व्हाई कुक करने के लिए, ईट करने के लिए वी स्टार्टेड डूइंग द पॉटरी आल्सो, और द ह्यूमंस ऑफ दैट टाइम टू बी मोर प्रिसाइज। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट द पॉटरी अपीयर्ड इन दिस फेज ऑन अ लार्ज स्केल। अलग अलग प्रकार से हुआ करते थे। इनिशियल नियोलिथिक की जो स्टेज पोइट्री की नियोलिथिक एज की जो स्टेज थी वहां पे हैंडमेड पॉटरी बनती थी, लेकिन बाद ही बाद उसके बाद वो फुट व्हील्स के ऊपर भी बनाने लग गए थे। और क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो गई है तो दी सेटल्ड लाइफ, यहां पर हाउसिंग एंड दी सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो जाती है। द पीपल ऑफ द नियोलिथिक एज लिव्ड इन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेज जो कि मड से बनाए जाते थे, समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार से, राइट। दिस इज वेयर दी सेटल्ड लाइफ इज बेसिकली बिगनिंग। यहां पर थोड़ी सी सेटल्ड लाइफ है, एंड इसको आप वेरी क्लियरली बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन कह सकते हैं। अगर आपसे गलती से क्या कहते हैं, जैसे कि आपसे ओल्ड पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज याद भी ना हो अच्छी तरह से, बट उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहां से हमें थोड़ा सा फोकस भी करना है कि चीजें हमें थोड़ी सी याद रहनी स्टार्ट हो जाएं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, बिकॉज सिविलाइजेशन बिगिन हो गई अब यहां से। नियोलिथिक डिडंट लिव फार अवे फ्रॉम द हिली एरियाज, हिली रिवर वैलीज में, रॉक शेल्टर्स में, हिल्स के स्टोन्स पर रहते थे, स्पेसिफिकली अपने उनके वेपन्स और टूल्स पे डिपेंड करता था। सो जस्ट टू रिवाइज, नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं जब ह्यूमन बींग्स एग्रीकल्चर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं, एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं और एक सेटल्ड तरीके से जीवन जीने, मतलब सेटल्ड एज इन एक ही प्लेस पर, बिकॉज क्योंकि जो फूड गैदरर होता है उसको बेसिकली अलग अलग प्लेसेस पर जाकर फूड गैदर करना पड़ता है, बट फूड प्रोड्यूसर विल लिव एट ओनली वन प्लेस, क्योंकि फूड प्रोड्यूस किया जाता है एक ही जगह पर, क्योंकि उसको प्रोड्यूस होने में 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। सो दे हैव टू स्टे एट वन प्लेस। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है सोसाइटी की फ्रॉम द फूड गैदरिंग या फिर हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी से टू अ फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। रागी, होर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट, बार्ले, ये सब के सब प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, एंड कैटल, शीप और गोट, ये सारे के सारे डोमेस्टिकेट हो रहे हैं नियोलिथिक एज में। अनलाइक द पेलियोलिथिक एज, यहां पे हम पॉलिश्ड स्टोन्स को यूज कर रहे हैं और हमने टूल्स बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना लिए हैं, एज वी कैन लुक इट इन द पिक्चर। एंड हम यहाँ पर बोन्स, जो जानवरों की बोन्स हैं, उनसे भी बेसिकली टूल्स डिसाइड कर चुके हैं। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन हुई है प्लांट्स की, साथ ही साथ एनिमल्स की, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स और एनिमल फूड होना स्टार्ट हो गया है, एंड हेंस दी पॉटरी ऑल्सो एमर्जेस। और अब हम केव्स की बजाय ओपन एरियाज में सेटल होना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाउस भी बन जाते हैं, एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट विलेजेस इन द ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट्स अपीयरिंग ऑन द जियोलॉजिकल मैप। आज से 9, 10, 11, 12,000, 8,000 साल पहले ऑल ओवर वर्ल्ड विश्व के पहले गांव बनकर तैयार हो रहे थे। हाउसिंग रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेज हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इस प्रकार से समथिंग ये। पॉटरी भी बन जाती है। पॉटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन द नियोलिथिक एज। सिंपल बात है, एग्रीकल्चर कब अपीयर होती है? नियोलिथिक एज में। तो नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर के साथ ही साथ पॉटरी हो जाती है। अब डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स है वो पहले ही हो चुका था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमारे पास मिडिल एजेस में भी आ चुका है, मिडिल स्टोन एज के अंदर आ चुका है, लेकिन यहां पर ज्यादा हो गया, मतलब नाउ दे नीड एनिमल्स टू बेसिकली रियर देम। आर्किटेक्चर, क्योंकि अब एक जगह पर सेटलमेंट होने लगी है तो यहां पर सेटलमेंट के साथ साथ एक आर्किटेक्चर फॉर्म भी मिलता है। कई जगह पर ये साइट्स पे इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं जिनको मेगालिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। अगेन, मेगा इज द वर्ड विच मीन्स लार्ज एंड लिथिक मीन्स स्टोन्स, लार्ज स्टोन्स। तो किसी भी प्रकार के ह्यूज ह्यूमन बिल्ट और असेंबल्ड स्ट्रक्चर जो होता है पत्थरों का, ये हमें साइन देता है कि नाउ ह्यूमंस आर गेटिंग इनटू द आर्किटेक्चर ऑल्सो। नियोलिथिक साइट्स अगर हम देखें हमारे देश में कहां पर एविडेंस है, आज से 10,000, 12,000, 8,000 साल पहले ह्यूमंस रह रहे हैं और एग्रीकल्चर टाइप का कुछ बिगिन कर दिया है। सबसे पहले कोलदीवा एंड महागरा इलाहाबाद के पास पड़ते हैं। यहाँ पर पहले सर्कुलर हट्स मिल रहे हैं, हैंडमेड पॉटरी भी है। देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ राइस विच इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस नॉट ओनली इन इंडिया बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आज इसको लिख लो नोट्स के अंदर, कोलदीवा एंड महागड़ा विश्व के सबसे ओल्डेस्ट राइस चावल की कल्टीवेशन की एविडेंस है।
मेहरगढ़ बलोचिस्तान जो पाकिस्तान में है, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है, यहां पर भी हाउसेज हैं। बुरजौम कश्मीर में डोमेस्टिक डॉग्स पाए गए हैं, एविडेंस पाया गया है, दे वर बरिड विद देयर मास्टर, जो भी उनके ओनर हुआ करते थे। गुफकराल कश्मीर में पिट ड्वेलिंग स्टोन टूल्स है। चिरांद, यहाँ पर टूल्स और वेपन्स मिले हैं बोन के, ये चिरांद जो कि बिहार में है। बेलान वैली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी, विच इज लोकेटेड ऑन द नदर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यास, ऑल 3 फेजेस। बेलान वैली आप ये समझ लीजिए कि पिछले 5 लाख साल से लेके 1000 BC तक कंटिन्यूअसली किसी न किसी प्रकार के इनहेबिटेशंस हैं। इसके अंदर ओल्ड स्टोन एज भी। अब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल वैलिड है कि भाई ऐसी कौन सी साइट है इंडिया के अंदर जहां पे ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के सबके एविडेंस मिलते हैं। बेलान वैली, मध्य प्रदेश। ये सिंपल क्लियर कट है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, अब हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ट्राइबल लेवल की सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। आइडिया ऑफ लैंड एंड प्लांट ओनरशिप एमर्ज हो चुका था, क्योंकि वो प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करते थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। तो दिस आइडिया कि दिस लैंड इज ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, दिस आइडिया केम फर्स्ट टाइम इन द नियोलिथिक एज। प्राइवेट प्रॉपर्टी आजकल हमारे सब कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा होता है या फिर किसी प्रकार से लीगल राइट्स प्रोवाइडेड होता है, बट 5 लाख साल पहले ऐसा कोई आइडिया नहीं था। यू कैन गो एनीवेयर एंड गैदर द फूड। किसी को ये नहीं था कि ये उसकी प्राइवेट खेत है या उसका प्राइवेट बाग है या उसका प्राइवेट फार्म हाउस है, बट दिस आइडिया की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ये इस समय आता है। घर जो है जनरली ना छोटे पाए गए हैं, तो वी कैन इमेजिन कि वो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज हुआ करती थी। कुछ कुछ सर्टेन टेरिटरीज को डिमार्केट किया जाता था। समटाइम्स द पीपल हु डाइड वर बरीड विद इन द हाउसेस, और कभी कभी एनिमल बरियल्स भी, डॉग भी पाए गए थे। तो इसका मतलब किसी न किसी प्रकार से वहां पर वर्शिप या रिचुअल्स कुछ ना कुछ होते थे डेड से रिलेटेड। They have probably been worshipping natural forces. रिलीजन बहुत ही रूडिमेंटरी फॉर्म में था, तो ऑर्गेनाइज्ड जो ह्यूमन रिलीजन आज जैसे एग्जिस्ट करता है वैसे तो डेफिनेटली नहीं था, बट नेचुरल फोर्सेस लाइक मे बी रेन, रिवर, स्टॉर्म्स, सन, मून, इन सबको किसी न किसी, इट्स एन अजम्पशन, इट्स अ गेस, इट्स अ कैलकुलेटेड गेस बाय द आर्कियोलॉजिस्ट कि वो शायद उस समय स्टार्ट हो चुका था। द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग यहां पर कंप्लीट हो चुका था। द फाउंडेशंस of the earliest Indian villages are laid in the Neolithic times, क्योंकि ओल्ड पेलियोलिथिक में और मीजोलिथिक यानी कि मिडल लिथिक के अंदर विलेजेस नहीं थे, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन वर्स फूड गैदरर्स। अब यहां पे जब ये पेलियो खत्म हो जाता है और मीजो खत्म हो जाता है और नियो खत्म हो जाता है, तो इसके पैरेलली में नियो पे, तो आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि देश में कई जगह पर ऐसी कुछ सोसाइटी होंगी जो सिर्फ पत्थर का प्रयोग कर रही होंगी, एग्रीकल्चर भी कर रही हैं, पत्थर का प्रयोग भी कर रही हैं, पत्थर का ही प्रयोग कर रही हैं, बट साइमल्टेनियसली कहीं 500, 600, 1000, 2000 किलोमीटर या देश के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसी सोसाइटीज भी आ चुकी हैं जो कि मेटल का यूज करने लग गई हैं। कॉपर सबसे पहले, राइट। कॉपर का जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली अगेन एक मेजर टेक्नोलॉजिकल जंप है ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर। अब कई जगह पर ये पैरेलल चल रहा है, तो ऐसे वाले समय को, जो ये पैरेलल समय है 4000 से लेके 1000 BC तक का, जब कुछ सोसाइटीज या कुछ सिविलाइजेशंस, कुछ गांव, कुछ ह्यूमन इनहेबिटेशन सिर्फ स्टोन यूज करते हैं, सम आर एक्चुअली डूइंग द कॉपर आल्सो, और कुछ कॉपर और स्टोन इकट्ठा करते हैं, इसको कहा जाता है चाल्कोलिथिक। चाल्को मींस कॉपर एंड द लिथिक मींस स्टोन, सो स्टोन कॉपर एज, कॉपर स्टोन एज। न्यूलिथिक एज खत्म होती है धीरे धीरे और ह्यूमन बींग्स कॉपर यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और कॉपर के बाद नेक्स्ट आती है ब्रॉन्ज एज। कॉपर के अंदर टिन मिला दिया जाता है तो वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है, बन जाता है वो ब्रॉन्ज। तो उसको जब ब्रॉन्ज एज के बारे में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। सो कल्चर जो कि कॉपर और स्टोन को यूज करती है उसको कहते हैं चाल्कोलिथिक, मीनिंग की स्टोन कॉपर फेस। कभी कभी इसको इनियोलिथिक भी कहते हैं या एनियोलिथिक भी कहा जाता है, इट्स अ डिफरेंट नेम, बट इसको ध्यान पे रखिएगा। अब चाल्कोलिथिक के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान से रखिए इस मैप को। देर आर सर्टन प्लेसेस जहां पे चाल्कोलिथिक कल्चर्स के, चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशन के एविडेंस मिले हैं और उनके नाम उसी के अकॉर्डिंग है, जैसे कि जोरवे कल्चर, कायथ एंड मालवा कल्चर, अहर कल्चर, हड़प्पा इस समय पैरेलली है। कहने का मतलब है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, पैरेलली देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस समय कई जगह पर चाल्कोलिथिक कल्चर्स भी थी। चाल्कोलिथिक कल्चर देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। चाल्कोलिथिक कल्चर्स अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर बेस्ड हैं। तो जैसे सबसे पहले एक है अहर कल्चर, दूसरी है कयथ कल्चर, तीसरी है मालवा कल्चर, चौथी है जोरवे कल्चर, पांचवी है
ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर और छठी है पेंटेड ग्रे वेयर। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स। अहर कल्चर या फिर इसको बनस कल्चर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अहर कल्चर जो है इसी वैली में, बनस वैली में पाई गई है। ये सबसे देश की अर्लीस्ट चाल्कोलिथिक कल्चर्स में से है। इसके अगर हम देखें अहर और बालाथाल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजासमंद डिस्ट्रिक्ट में, ओजियाना इन भिलवाड़ा, जनरली अगर आप देखेंगे तो अहर कल्चर जो है राजस्थान एरिया के अंदर है। अहर कल्चर में सेरेमिक ट्रेडिशन था जहां पे टैन वेयर या थिन रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ग्रे वेयर शेप डिशेस को यूज करते थे। सी ये जो चाल्कोलिथिक कल्चर्स है इनको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, इन प्लेसेस पर जिस प्रकार के बर्तन पाए गए हैं उनके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जैसे अहर कल्चर पे ग्रे वेयर, यानी कि अगर आप वहां का मटका वटका देखेंगे तो वो ग्रे कलर का था, ग्रे कलर का, एंड हेंस वो उसका एक प्रकार से सेलिएंट फीचर बन जाता है। ब्लैक एंड रेड वेयर, तो पॉटरी के जो कुछ बर्तन होंगे या कुछ घर के मटके होंगे उसमें ब्लैक और रेड कलर की कुछ पेंटिंग होगी। इस प्रकार से रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि 2025 से लेकर 1270 बीसी तक चाल्कोलिथिक फेस रहा है अहर कल्चर का। सो 2000 बीसी से लेके आप लगा सकते हैं 1200 बीसी, यानी अगर अप्रोक्सीमेटली 4000 से 3200 साल पहले। सिमिलरली अब यहां पर एक मैप बनाते हुए चलते हैं अहर कल्चर का, देन द सेकंड वन बीइंग द कायथा कल्चर एंड सो ऑन। चाल्कोलिथिक कल्चर अगेन कायथा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ये रही कायथा कल्चर, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। रेडियो कार्बन इसको भी 2000 से 1800 बीसी का बताता है। थोड़ा सा टाइम भी लिखते रहते हैं, अखर ये राजस्थान की है, ये मध्य प्रदेश की है, ये 2000 से लेके 1200 बीसी तक की है, ये जनरली 2000 से लेके 1800 बीसी तक की बताई जा रही है। चाल्कोलिथिक यानी लोग यहाँ पे स्टोन भी यूज कर रहे हैं और पैरेलली कहीं ना कहीं पर कॉपर भी यूज हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेरेमिक्स, द चॉकलेट स्लिप्ड वेयर ऑल्सो नोन एज द कायथ वेयर। ये इतना बहुत डीप याद करने की जरूरत नहीं, बट आप इसको सुन लीजिए। देखिए मैं इसको ये प्रकार से ऐसे ऐसे कुछ कुछ बर्तन, अब अगर आप इसको कलर देखोगे तो इस पे ब्लैक कलर की पेंटिंग है और इसके कुछ क्या नाम है, इसका जो कलर है इस प्रकार से ऑरेंजिश कलर है। तो ये जो जितनी भी चाल्कोलिथिक कल्चर्स हैं वो इस पर, जहां पर पॉटरी जिस प्रकार की पाई गई है उसके बेसिस पर नेम्ड है, डिराइव्ड है। तो ये चॉकलेट कलर, चॉकलेट स्लिप्ड वेयर नाम के जो वेयर्स होते हैं उनको कायथ वेयर कहते हैं। हाई एंड शॉर्ट नेक्ड स्टोरेज डार्स विद ग्लोबुलर प्रोफाइल एंड द बेसिंग्स, यानी इस प्रकार का कोई मटका यहां पर भी पाया जाता था कायथ कल्चर का। स्मॉल हट्स में रहते थे। इंटरेस्टिंगली हॉर्स रिमेन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द चाल्कोलिथिक लेवल एट द कायथ। अब देखो मैं क्या करता हूं, अगर हम इस चाल्कोलिथिक कल्चर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये बहुत हमें ओवरवेल्म कर देगा तो हमें सारा याद नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, रिमेंबर वन पॉइंट फ्रॉम द ईच कल्चर। हर कल्चर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम वो देखेंगे, इसका टाइम क्या है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये कहाँ पे मिलती है। तो ये अर्लीस्ट है, ये हमारे लिए यहाँ का सेलिएंट फीचर है। लेकिन कायथ कल्चर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे हॉर्स रिमेन मिल रहा है। वी कैन फाइंड द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स हेयर। माना जाता है कि ये शायद अर्थक्वेक से खत्म हो गई थी। एक अर्थक्वेक आया यहाँ पे कायथ में उस समय 2000 साल पहले, एंड द अर्थक्वेक बेसिकली एंडेड दिस ह्यूमन हैबिटेशन। देन हम मालवा कल्चर में बात करें, अगेन मालवा रीजन में बेसिकली सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में महेश्वर रिवर नर्मदा के पास सबसे पहले आइडेंटिफाइड थे। दूसरी और साइट्स हैं यहाँ पर कैलिब्रेटेड डेट पे 1900 से 1400 बीसी तक मिलती है। तो ये मैप आप अपने उसमें बना लेंगे तो यू वुड बी लाइक कि सर हो गया हमारा चाल्कोलिथिक सारा का सारा। सो 1900 से 1400 बीसी। याद रखिए यहाँ पर पैरेलली इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट कर रही है। Sites are banks of the tributaries. Material culture constituted ceramic types. Decline coincided था अहर कल्चर और ये दोनों की दोनों इकट्ठे डिक्लाइन कर गई। फिर हम देखते हैं जॉर्वे कल्चर, ये महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर चाल्कोलिथिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो यहां पर है। कल्चर 1950 में डिस्कवर की गई थी, जॉर्वे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के। रीजन प्रकाश इन दी तापी वैली। अर्ली जॉर्वे हाउस रेक्टेंगुलर थे। इसकी हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर निकालेंगे। इट वॉज बेस्ड ऑन द ड्राई फार्मिंग। अ नोटवर्दी फीचर इज द मोड ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द डेड। मैनी चाइल्ड बरियल्स वर फाउंड इन द ओन्स लेड इन द पिट्स। मतलब कि
जोरवे कल्चर में एक इंटरेस्टिंग फीचर पाया गया है कि हमें वहां पर कई डेड के रिमेन्स मिले हैं, डेड को डिस्पोज किया हुआ है, डेड को बरी किया हुआ है, और बच्चों को एक प्रकार के बर्तन में अंदर डाल के शायद किसी प्रकार से रिचुअल्स में बना के और उसके अंदर बरी किया जाता था. सो दिस थिंग, चाइल्ड बरियल्स की जो यहाँ पर स्पेशलिटी थी वो जोरवे कल्चर में पाई जाती है, एंड दैट इज इट. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी, यानी कि 3000 साल पहले तक क्लाइमेटिक डिट्यूरेशन की वजह से ये भी खत्म हो गया. देन द ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर. ऑकर मतलब कि जो ऑरेंजिश टाइप का कलर होता है, ये स्पेसिफिकली फ्रेजाइल. अ वॉश ऑफ द रेड ओकर विच इज इजिली वॉश्ड ऑफ एंड हेंस इट्स नेम. सीडेंट्री एग्जिस्टेंस था. यहाँ पर ऑकर कलर्ड के बीच में बात करें तो हम इसको यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं. ऑकर्ड कलर्ड वेयर एक प्रकार की चाल्कोलिथिक कल्चर है. यहाँ पर सेडेंट्री था. अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में पाई गई हैं. सम असाइन टू लेट हरप्पन्स, वाइल कुछ आर्यंस कहते हैं. ट्राइबल एसोसिएशन क्रोनोलॉजिकल 2600 से 900 BC. कोई खास बड़ी बात नहीं है, इतना ही छोड़ देते हैं. एंड देन द पेंटेड ग्रे वेयर. ये इस प्रकार से ग्रेइश और उसके ऊपर पेंट किया हुआ वेयर था. फाइन, स्मूथ और इवन कलर्ड ग्रे विद अ थिन फैब्रिक. दैट इज इट. इसका भी समय 1100 से 400 BC तक था. वाइड जोग्राफिकल डेफिनेशन है, हिमालयन मालवा प्लेट्यू में मिलती है. अब पूरा याद नहीं कर पाएंगे तो इसका कोई फायदा भी नहीं है. ठीक है, बस ये एनिमल हस्बेंड्री भी प्रैक्टिस होती थी. तो अब हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक इस इंफॉर्मेशन को याद करना है रिलेटेड टू दी ग्रे वेयर. और ये हो गई हमारी चाल्कोलिथिक कल्चर्स. पेंटेड ग्रे वेयर. सो चाल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर प्रीडोमिनेटेड इन द मेटल वर्किंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेटल में कॉपर ही हम एक्चुअली में एक्सप्लॉइट कर सकते थे. हेंस इट वाज द पीरियड बिफोर, जब पता चला कि ह्यूमंस को कि कॉपर में अगर टिन को ऐड कर देते हैं तो एक अलॉय बन जाता है जो कि ज़्यादा हार्डर होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है ब्रॉन्ज से भी. अ मेटल अलॉय हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन द टिन ऑल्सो एंड देन द कॉपर ऑल्सो, इट बिकम्स ब्रॉन्ज. तो ब्रॉन्ज एज आने से पहले चाल्कोलिथिक एज आती है, विच इज बेसिकली अ ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन द कॉपर and the bronze. In relevance to India, the scenario northwest and the central India है कि थर्ड मिलेनियम से 800 BCE तक अलग अलग प्रकार की चाल्कोलिथिक स्टेजेस मिलते हैं. रादर अगर आप देखेंगे इंडिया के इतिहास में जो 3000 BC है और 3000 से लेके 1000 BC तक, एक्चुअली में 5000 ले लेते हैं, 5000 BC से यहाँ पे इंडिया में सुपर लेवल की डाइवर्सिटी है. आपको यहाँ पर कभी कभी कुछ मीजोलिथिक साइट्स भी मिल जाएंगी, नियोलिथिक साइट्स भी मिल जाएंगी, चाल्कोलिथिक साइट्स भी मिल जाएंगी, कॉपर एज की भी कुछ साइट्स मिलेंगी और ब्रॉन्ज एज की भी कुछ साइट्स मिलेंगी. ये जो 4000 साल था ये बेसिकली बड़ी सारी सी सिविलाइजेशन का पैरेलल ईयर्स थे ये 4000 साल. सो ओवरऑल चाल्कोलिथिक साइट्स दिखाती है कि हमारे देश में उस समय कितनी रीजनल डाइवर्सिटी थी. और ये अगर आप थोड़ा सा याद कर ले कि हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक साइट्स कौन सी हैं. आहर जो है वो बनस वैली में है. बनस वैली में गिलंड भी है, जगह का नाम है. दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है. मध्य प्रदेश में मालवा, मध्य प्रदेश में कयथ, चिरान, सेन्नौर बिहार के अंदर, सोनगांव, इनाम गांव नासिक महाराष्ट्र के अंदर, नवदतोली नर्मदा के ऊपर. तो ये कुछ कुछ हैं और आप इसके कुछ कुछ फीचर्स अगर पढ़ लेंगे तो दैट इज गुड. और इस पर फोकस मत करना कि याद होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि पहले दिन में होंगे नहीं. जस्ट रीड इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट. Once we are done with this, then we come to the prehistoric period of the Iron Age. Iron Age से पहले वाला जो समय होता है, जो कि हम करेंगे लेकिन सेकेंड लेक्चर के बाद, जहां पे हमें पहले पढ़ना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब माय सजेशन टू यू वेरी स्पेसिफिकली एंड केयरफुली इज दिस कि हमें सबसे पहले ये जो किताब है अपनी, इस वाली किताब को पढ़ना है. और जो ये चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 है, आज हमें इस पूरे के पूरे, वंस वी आर डन विद दिस क्लास, वी नीड टू टेक दिस बुक एंड रीड चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5. अगर हम इस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लेंगे, देन वी विल बी इन अ सिचुएशन कि इस चैप्टर से आने वाला कोई सिंपल क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं. 2 एक्सरसाइज करनी है. द फर्स्ट वन, तो पहले हमें क्लास करनी है. वी डन दिस होल क्लास, गुड फॉर अस. सेकेंड वन, हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड 5 को. 4 एंड 5 को. एंड देन जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के पीछे दिए हुए थे, क्वेश्चंस
ऑफ चैप्टर, इनको करेंगे। वंस वी आर डन विद दिस, अगर हम इन तीनों चीजों को कर लेते हैं तो इससे आने वाला कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन अगर हमारे CAPF एग्जाम में आएगा तो वी शैल बी एबल टू सॉल्व इट। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अगले वाले जो चैप्टर में होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सम सिविलाइजेशन जो कि चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन के पैरेलल में है। ऑल्सो ये लोग कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो इसको कौन से मेटल एज सिविलाइजेशन कहा जाता है, ये आप लोगों के लिए सवाल है। इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस क्लास, ये मैं इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल ही करा दूंगा। मुझसे कोई सवाल पूछना है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी विद ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल। हाउएवर, जाने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो, CAPF का एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है उसमें हमें बेसिकली पूरा की पूरी सारे का सारा सब्जेक्ट पूरा का पूरा करना पड़ेगा, क्लासेस पूरी की पूरी करनी है। सो जस्ट फॉर योर एडवाइस, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस पूरा का पूरा करना है इन द लिमिटेड टाइम जो कि हमारे पास अवेलेबल है, तो स्टडी IQ की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो ये सर्च बार है इस पे आप CAPF अगर टाइप करेंगे, टाइप कीजिएगा एक बार, तो सबसे ऊपर आएगा असिस्टेंट कमांडेंट 2023 लाइव बैच, वेयर हम जो CAPF का पूरा सिलेबस है वो लाइव बैचेस के थ्रू कंप्लीट कराएंगे। लाइक ऑल द सिलेबस के अंदर जितनी भी आपकी क्या नाम है जो हम एक बार चेक ही कर लेते हैं। बेसिकली लाइव बैच है, ये 8 मई को बिगिन हो रहा है, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस हुआ करेंगी। एंड इसके अंदर हम 9th मई से मॉडर्न हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी एंड सो ऑन एंड ऑन, मतलब कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको कंसाइज समय में कंप्लीट करके यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करा देंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CAPF यू नीड टू ज्वाइन दिस बैच। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट फॉर 7-4,000। जब आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे एडमिशन लेने के लिए, तो ये ऐड प्रोमो कोड करके यहाँ पे कोड एंटर कर दीजिएगा अमित लाइव, क्योंकि वरना फिर वो 7,000 का ही आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अप्लाई करते हैं सो द फीस रिमेन्स ओनली 4,999। अमित लाइव एंटर किया एंड देन यू बाय नाउ। द मोमेंट यू क्या नाम है, फिर किसी भी प्रकार से पेटीएम, UPI जैसे आप फीस पे करते हैं तो यू विल एंटर दी क्लासरूम, आपको बेसिकली फिर क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। एंड उसके अलावा हम अगर आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हम कल इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। फॉर एनीथिंग एल्स प्लीज डू कमेंट बिलो द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे टिल वी डू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।